वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 15 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए यूपीएससी, पीसीएस, ओरिएंट कौन कौन से पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ को कवर किया गया। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके पीटी स्तर के प्रश्न किस रूप से शामिल किए गए हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। उस पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को जरूर शेयर कीजिए। जितने भी सर्कुलेट ग्रुप है, व्हाट्सएप स्टेटस आप हमारा लगा सकते हैं यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो का। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें ताकि जो भी अगर मान ली किसी प्रकार से कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है टॉपिक में या किसी शब्द को लेकर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं ताकि हम लोग वहाँ से मार्गदर्शन आपका कर सके। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ऐप का लिंक है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और ऐप पर बहुत से टेस्ट चल रहे हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की पॉइंट प्राप्त करना हो तो वहाँ पर ही ऐप पर ही अवेलेबल होगा, तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर टॉपिक वाइज डेली क्विज चलाया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे बिना समय गंवाए हुए। देखिए यहाँ पर पहले ही पेज में शिवलिंग को पहुंच सकती है क्षति, इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं देगा कोर्ट। ज्ञानवापी के मामले में यह बात सामने आई है उभर कर, जो जिला न्यायालय है वहां पर। तो देखिए बात यहां उभर कर सामने आती है, अब विकल्प क्या है, क्योंकि अगर इस प्रकार के जांच अगर नहीं होगी, किसी की पौराणिकता का जांच नहीं हो, किस आधार पर किसी वस्तु विशेष का पौराणिक स्थिति है या उसका स्टेटस किस रूप से है, तो अगर कार्बन डेटिंग विकल्प नहीं दिया जाता और एक और भी विकल्प है जिसके आधार पर हम पुरानी वस्तुओं चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे पेनी ट्रेडिंग रडार सर्वे होता है, उसके आधार पर अगर दोनों नहीं दिया जा रहा है तो अब कैसे पता लगाया जाएगा इसके वास्तविक आधार का। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो चलिए पहले न्यूज़ में क्या है उस पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग, वैज्ञानिक जांच कार्बन डेटिंग और पेनी ट्रेडिंग जो रडार सर्वे है को मंदिर पक्ष की मांग को शुक्रवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेषवेश हैं निरस्त कर दिया है। और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 17 मई को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुरक्षित रखने के निर्देश का हवाला देते हुए कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, इससे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है और इस रडार सिस्टम से इनकार कर दिया गया। कहा है कि पुरातत्व सर्वे जो है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग, उसे निर्देश देना उचित नहीं होगा कि शिवलिंग की आयु, प्रकृति, संरचना का निर्धारण करे। और जज ने अपने आदेश में स्पष्ट भी किया है कि इस वाद में अंतर्निहित प्रश्नों का न्यायपूर्ण समाधान भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं से संभव प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे मामलों में फैसला लिया कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके आधार बहुत से हो सकते हैं जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। उससे पहले दो चीज़ें यहाँ पर समझिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष पर इसकी राय क्या है, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हिंदू पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष है जो अखलाक अहमद जो अंजुमन इंतजानिया मजाजिद पक्ष के वकील हैं, उनका मानना है, उनके द्वारा बोला गया है कि अदालत ने हमारी आपत्ति गंभीरता से लिया है और फैसला दिया है कि हमारी मांग थी कि जिसे मंदिर पक्ष शिवलिंग बता रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट के सील करके सुरक्षित करने का आदेश दिया है। और कार्बन डेटिंग समेत अन्य वैज्ञानिक विधि की जांच होती है तो शिवलिंग कहा जा रहा उसे छेड़छाड़ होती है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है, इनका यह बोलना है। और दूसरे पक्ष का यह बात कहना है क्या शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग का हमने विरोध किया था, हमें
हिंदू धर्म के अनुसार भगवान की मूर्ति को हम जीवित मानते हैं। ऐसे में उसकी जांच कैसे कर सकते हैं? किसी भी वैज्ञानिक विधि से शिवलिंग की जांच की जाती है तो उसे नुकसान पहुंचने की आशंका होगी रहती है, और इससे क्या होगा? इससे जन भावना आहत होगी। अदालत ने सही फैसला दिया है। अनुपम द्विवेदी जो मंदिर पक्ष के वादनी राखी सिंह की वकील हैं, तो यह भी देखिए दोनों पक्ष ने यह माना है कि इस मामले में हम कार्बन डेटिंग नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं फैसला दोनों के पक्ष में आया है, और आने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को हम लोग फॉलो अप करेंगे कि किस रूप से इसका फैसला आता है। तब तक जो भी न्यायालय में बातें गई हुई है तो उस पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। पर देखिए एक बात यहाँ पर स्पष्ट करने वाली है, मैंने क्या आप लोगों को बोला था कि वाद प्रतिवाद और संवाद जो है कॉन्सेप्ट, अगर उसको ही फॉलो कर लिया जाए ना तो ये सब मामले न्यायालय में नहीं पहुंचेंगे। कि मान लीजिए किसी परिसर में, मंदिर के परिसर में कोई मुस्लिम धर्मावलंबी का कुछ प्रतीक है या कुछ अनुसरण करते हैं जो वो आधार है, किसी मंदिर परिसर में है, तो संवाद के स्तर पर ही इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सामने बैठ कर बौद्धिकता के स्तर पर जाकर चीज़ों को सुलझाना। कोई मुस्लिम स्थल पर कोई हिंदू धर्मावलंबी के कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित है वस्तु विशेष, तो इनको भी संवाद के स्तर पर जाके ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि हमारे एक साझी संस्कृति है, साझा संस्कृति है। पहले हिंदू धर्म यहाँ पर सनातन धर्म रहा करता था, बाद में कुछ आक्रांताओं ने यहाँ आकर अपने शक्ति प्रदर्शन के आधार पर भारतीय संस्कृति का अपने अनुसार संस्कृतिकरण किया गया। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें होंगी, जो पहले सनातन धर्म की चीज़ें थी वो कहीं न कहीं हमें किसी पुरातात्विक स्थल पर प्राप्त होगा ही। तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कॉन्सेप्ट गलत है। अगर बाद कालांतर में ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जो उभर कर सामने जो वर्तमान में आ रही है, तो उसे संवाद के स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई वर्चस्व का सिद्धांत अगर लागू होगा कि नहीं, मेरे तीर्थ स्थल, मेरे पूजा ग्रह या तो इस प्रकार से मेरे इबादत के जो जगह है वहाँ वही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी किसी आधार पर परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखिए एक 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो क्या आपको लगता है जिस दौरान इसका निर्माण हुआ तो 2.5 दिन में एक पूरा मुवक्कल एक इमारत का निर्माण किया जा सकता था? तो उसके पौराणिक इतिहास को आप देखेंगे या उसके तस्वीर को आप सर्च कीजिएगा 2.5 दिन के झोपड़े को, तो पाइएगा कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है और उसका बाहरी स्ट्रक्चर या ऊपरी स्ट्रक्चर कैसा है। आपको आंतरिक स्ट्रक्चर हिंदू धर्म सनातन धर्म से मिलता हुआ नज़र आएगा, और ऊपरी स्ट्रक्चर आपको मुस्लिम पक्षों के स्ट्रक्चर से मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसका आधार यह नहीं कहा जा सकता 2.5 दिन का झोपड़ा केवल मुस्लिम पक्ष के द्वारा निर्मित किया गया इमारत हो सकता है। आक्रांताओं ने किस रूप से इसका पुनरुद्धार किया, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बातें हिस्ट्री में, इतिहास हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्व की गलतियों को कैसे सुधारें, और हमारी साझी संस्कृति है तो हम उसे साझे रूप से ही संजो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें उभर कर आ रही है, तो उसे आप लोग देखिए। पहले कार्बन डेटिंग और ज्ञानवापी मामला क्या है, पहले भी वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है? वस्तुतः यह कार्बन का एक निश्चित मात्रा में प्राकृतिक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 या C14 भी कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता है पीटी के स्तर पर। और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, इसलिए संचित भाग का क्षय होता रहता है। यह लगातार घटती कार्बन 14 गिनती की जाती है और एक टाइम कैप्सूल बनाता है, और कार्बन डेटिंग इसी बची हुई रेडियो एक्टिव मात्रा का मापन करता है। इसे निर्धारित करने के बाद वैज्ञानिक उस वस्तु के अनुमान लगाते हैं कि उसका वास्तविक समय काल क्या है। और इसके साथ ही साथ एक आपको यह ग्राउंड पेडिंग रडार, जो पेडिंग रडार के संदर्भ में बातें की गई, इसे
हालांकि आपको यहाँ पेपर में पेनेट्रेटिंग रडार ही बोला गया है, पर उसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार या GPR बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर यूज हो रहा है पेपर में या आप कहीं देखते हैं जो आप उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है, तो गूगल सर्च करके आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ना, कहाँ से प्रश्न किस रूप में पूछा जाएगा एग्जाम में, ये कौन ही जानता है। आप जिसे आसान भाषा में समझ रहे हैं, आसान सोच रहे हैं कि नहीं चलिए ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, हो सकता है एग्जाम में वही प्रश्न आ जाए। तो एक्टिव मोड में रहकर काम कीजिए, एक्टिव मोड में। और इस प्रकार के मामलों में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होता है ना, वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आपसे कभी भी पीटी के स्तर पर ज्ञानवापी के संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछेगा कि ज्ञानवापी का विवाद क्या है, पर पीटी के स्तर पर कार्बन 14 पूछ सकता है, ये पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम पूछ सकता है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप ये सब चीज़ों को एक्टिव मोड में काम कीजिएगा। चलिए ये क्या होता है, सबसे पहले यह जानिए। यह एक भूभौतिकीय विधि है, अर्थात इसको भूभौतिकीय विधि कहते हैं, जो उप सतह की छवि के लिए रडार पल्स का उपयोग करती है। मान लीजिए यह उप सतह है, उसके अंदर उसकी संरचना है, मान लीजिए कोई संरचना है, इसको मान लीजिए कोई आप संरचना, तो इसका आकलन एक मशीन के आधार पर, एक मशीन होता है, चलाने वाला मशीन होता है, उसमें कुछ उपकरण लगे होते हैं, ये मशीन पूरा इस ऊपरी सतह का अनुसरण करेगी और उसके बाद इसके आंतरिक स्वरूप का वह आकलन करती है। आंतरिक स्वरूप कैसा है उसका पल्स के माध्यम से, या जो RX TX रडार सिग्नल होता है उसके आधार पर रडार पल्स का उपयोग करते हुए इसका आकलन करते हैं भूभौतिकीय विधि के संदर्भ में। यह कंक्रीट, सीमेंट, धातु, पाइप, केबल या चिनाई गई भूमिगत उपयोगिताओं की जांच के लिए उप सतह का सर्वेक्षण करने का आंतरिक आकलन वाला तरीका है। ध्यान रखिएगा, यह किसी प्रकार का जो संरचना है जिसमें कंक्रीट यूज हुआ है, सीमेंट या कलाई जिसे भी कहा जाता है, धातु किसी प्रकार का, पाइप से कोई चीज़ का निर्मित हुआ, केबल जो होता है, और चिनाई अर्थात चूना पत्थर से निर्मित जो संरचना होगा उसका भी भूमिगत इसका उपयोग भूभौतिकीय जांच विधि करता है और इसका सतह का जांच करता है। याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग में हम उस वस्तु का वास्तविक आयु का निर्धारण करते हैं और यह आंतरिक संरचना का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा, यह गैर विनाशकारी विधि रेडियो स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव अर्थात अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा वायलेट हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करती है और उप सतह संरचना परिवर्तित संकेतों से पता लगाती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आपको काम करती है। यह GPR विभिन्न प्रकार के मीडिया के अनुप्रयोग हो सकते हैं, अर्थात माध्यम उपयोग किया जा सकता है जिसमें चट्टान, मिट्टी, बर्फ, ताजे पानी, फुटपाथ और संरचनाओं में शामिल होता है। हाल ही में केदारनाथ में आपको भूस्खलन हुआ था, आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे, तो वहाँ पर वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया गया था। तो देखिए लगातार यह टेक्निक चर्चा में है, तो प्रश्न यहाँ से आपको PT के स्तर पर पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे, और देखिए सेना इसका लगातार प्रयोग करती है अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और देखिए सही परिस्थिति में चिकित्सा उपसतह वस्तुओं, भौतिक गुणों का परिवर्तन, रिक्तों और दरारों का पता लगाने के GPR का उपयोग करती है। तो अब वस्तुतः देखिए जैसे केदारनाथ में हाल ही में भूस्खलन हुआ और लोग वहाँ पर दब गए, बहुत से लोग, वहाँ पर चिकित्सीय उपकरण पहुँचाना है, तो कहाँ पर एक्चुअल रेस्क्यू करना है इसकी भी जानकारी इस टेक्निक के माध्यम से प्राप्त होती है। तो उप सतह का यह आकलन करता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह लगातार चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिक। देखिए ये टॉपिक आपको UPSC के GS पेपर 2 में भारत और उसके पड़ोसी नीति के संदर्भ में आपको देखने को मिल जाएगा यह न्यूज़। तो जो भी स्टेट PCS वाले हैं तो वो अपने न्यूज़ को, अपने टॉपिक को इस न्यूज़ से टैली कर लीजिएगा और उसके बाद इसे कवर अप कीजिएगा। इस पर हालांकि भारत चीन के संबंध के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और सारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टॉपिक दिया रहता है कि आज के वीडियो में मान लीजिए 15 अक्टूबर है, तो आज के 15 अक्टूबर में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है आपको कमेंट सेक्शन में दिया रहता है। तो आप लोग उस कमेंट सेक्शन को देख के भी पता कर सकते हैं कि आप
के आज के पेपर में, आज के वीडियो में कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। तो इससे बहुत आसानी होती है आप लोगों को। और लास्ट में आप लोग इस लिस्ट को जो दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया जाता है, तो उस लिस्ट को ज़रूर लिखिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम है ना आप लोगों को बहुत ईजी हो क्विक रिवीजन के लिए। तो जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है उसी अनुसार काम कीजिएगा, बहुत ही आप लोग के लिए आसान हो जाएगा किसी चीज़ को करने के लिए। देखिए, भारत और चीन अगले दौर की सैन्य वार्ता जल्द करने की सहमत हुए हैं। तो उसी के संबंध में कुछ न्यूज़ आया है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें। हालांकि भारत चीन संबंध, उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग पहले किए हुए। तो देखिए, पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में से अपने सैनिकों को वापसी बुलाने के बावजूद भारत और चीन के बीच मई 2020 से जारी सीमा विवाद पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। अर्थात पूर्ण समाधान की बात जहां की जा रही है वो नहीं हुआ है। हाँ, इसके कुछ कुछ आसार देखने को मिलते हैं, कभी वार्ताएं तेज होती है, कभी कम होती है, तो इस पर ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। दोनों देश विदेश मंत्रालय की अगुवाई में गठित कार्यदल वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया, अर्थात WMCC याद रखिएगा। यह आपको, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में भी एक कमेटी जो होता है हमेशा बैठक उसकी होती है, इसी तरह चीन के संदर्भ में भी विदेश मंत्रालय गठित करता है। तो आपसे प्रश्न पीटी में पूछ सकता है WMCC का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग रक्षा मंत्रालय कह दीजिएगा, क्योंकि सीमा का मामला है, तो कहीं रक्षा मंत्रालय नहीं, यह विदेश मंत्रालय की अगुवाई में गठित कार्यदल है। तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछा है। इसी तरह देखिए, बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा और LAC क्या है, सभी पर चर्चा पहले किया जा चुका है, तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। स्थिति को लेकर चर्चा में देखिए, BPSC यहीं से प्रश्न पूछा था 67 BPSC की वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात भारत चीन के बीच सीमा का नाम क्या है, सीमा का नाम क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे जब पूछे जाते हैं उसके बैकग्राउंड से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा लगातार चर्चा में रहा है। तो भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण है, उसका नामकरण है, वो आपको 67 BPSC में प्रश्न पूछा है। तो आप लोग एक्टिव मोड में अगर रहिएगा तो प्रश्न आपका सॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि आप मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टॉपिक सब टॉपिक से ही टैली करेंगे। जो स्टूडेंट एक्टिव मोड में रह के काम करेगा, वो UPSC हो, PCS स्टेट PCS हो, या किसी प्रकार के गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो सभी में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसकी मात्रा कम से कम 50 से लेकर 60% क्वेश्चनों की होगी। आपके कुल जो भी संख्या में क्वेश्चन होंगे उसके 50 से 60-70% तक भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या तो ये भी किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना टैली किया एग्ज़ाम का एक सेगमेंट है, जाके देखिएगा तो आपको आकलन पता चल जाएगा किस रूप से यह सब आपके लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए WMCC का जो बैठक है के तहत 25वीं बैठक आयोजित की जा रही है, जबकि सैन्य कमांडर का स्तर पर 16वें दौर की वार्ताएं हो चुकी है। तो आपको ये भी PT फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। और WMCC की अंतिम बैठक मई 2022 में हुई है, तो हाल ही में हुई है। इसके बाद दोनों देशों में गोगरा हॉट स्प्रिंग के PP-15 से अपने सैनिकों को वापसी का फैसला किया था। तो ये मई 2022 में किया था, जो आप हाल ही में देखे होंगे, जिस पर न्यूज़ मैंने एनालिसिस भी किया था कि वापसी हुआ था। तो देखिए, प्रश्न ऐसे ही नहीं होते। और 67 यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न, इनडायरेक्ट प्रश्न जो था वो पूछा था कि सीमा का नाम क्या है, भारत चीन के बीच सीमा का नाम क्या है। भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा कि WMCC की बैठक के बाद सीमा में जुड़े अन्य मुद्दे को सुलझाने के लिए जल्द ही सैन्य कमांडर का स्तर की 17वीं बैठक आयोजित होगी। तो देखिएगा, अब विदेश मंत्रालय की बात ये कही जा रही है, तो ये भी 17वीं बैठक आयोजित, इससे पहले 16 हो चुका है। अब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा कहा गया है कि अभी जो सैन्य वापसी हुई है उसमें सीमा पर मौजूद समस्याओं में से एक कम हो गई है। भारत की मांग है कि जब तक LAC पर अप्रैल 2020 तक की स्थिति बहाल नहीं होती है, तब तक स्थिति को पूरी तरह से समान नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसके संदर्भ में क्या चीन विदेशी मंत्रालय बोला, सीधा जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ चीन सरकार के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स में इसे भारत की कल्पना करार दिया है। तो देखिए, विदेश मंत्रालय, चीनी विदेश मंत्रालय ऐसा कुछ नहीं कहा है, पर भारतीय विदेश मंत्रालय जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनके द्वारा ये बात बोला गया, जो एक
सॉल्यूशन किया गया वो एक सॉल्यूशन हो चुका है। जब तक 2020 अप्रैल 2020 की स्थिति नहीं आ जाती है तो LAC का वास्तविक जो समाधान है सीमा विवाद का वो सुलझाया नहीं जा सकता है। तो देखिए आगे इस पर और भी क्रिया गतिविधि होगा, तो आप लोग एक्टिव मोड में रहिएगा। प्रश्न यहाँ से लगातार आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग, और पहले का जो वीडियो है भारत चीन संबंध, उसके लिए आप लोग पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक न्यूज़ और है, INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के परमाणु पनडुब्बी की मौजूदगी बढ़ रही है। इससे परीक्षण के चीन को सख्त संदेश मिला है। अब भारत के पास K-15 और K-4 SLBM सब कॉन्टिनेंट जो मिसाइल होता है वो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 750 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है। इन्हें अरिहंत से दागा जा सकता है। जो भी SLBM जितनी भी मिसाइल होगी जिसकी रेंज लगभग 750 से लेकर 3500 तक होती है, इसको अरिहंत से दागा जा सकता है। तो अरिहंत के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, इस पर न्यूज़ क्या है। यह लगातार इस प्रकार के आपको UPSC के PT हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, स्टेट PCS का हो, या जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में इस प्रकार के रक्षा और संबंध से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को कवर करना है। या बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया, ये पहले PT फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और देखिए पिछले 13 वर्षों में भारत की तरफ से पहली बार इस तरह के न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की गई किसी मिसाइल के बारे में जानकारी दी गई। उससे 13 साल इस बीच में कितने किए गए इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पहले वर्ष 2009 में लॉन्च की गई है। और जो स्वदेशी पनडुब्बी के बारे में भारत हमेशा खास गोपनीयता बरती हुए रहता है क्योंकि इससे हमारे जो शत्रु स्वरूप जो लोग देश हैं जो अपना आचरण करते हैं उसके तकनीकी ज्ञान प्राप्त न कर सके, इसलिए गोपनीयता पनडुब्बी के संदर्भ में रखी जाती है और चीज़ों को हम लोग इसी संदर्भ में समझते हैं। तो देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर PT फैक्ट के रूप में है कि आपको बंगाल की खाड़ी से 2009 में पहला इससे पहले लॉन्च किया गया, 13 साल का अंतराल के बाद लॉन्च किया गया हिंद महासागर में चीन, और इसके दूरी के संदर्भ में आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए एक दोनों की मर्जी नहीं तो नहीं होगा तलाक, यह सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है। और यह भारत में विवाह संबंध को आज पूर्णता से स्पष्ट भी किया है इस अपने वर्डिक्ट में। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये के रूप में शामिल किया जा सकता है क्योंकि विवाह पद्धति को हम पश्चिमी सभ्यता के रूप में देखने लगे हैं। भारतीय जो संस्कृति है, विरासत है, उसको हम पश्चिमी सभ्यता के संस्कृति सभ्यता से जोड़कर कहीं ना कहीं देखते हैं। और कोर्ट का इस प्रकार का टिप्पणी करना या इस प्रकार के रूप में देखना कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को एग्ज़ाम के लायक बना देता है। तो जैसे कोर्ट ने माना है कि भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं, हम अभी भी आज शादी और कल तलाक के पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुँचे हैं। जैसे पश्चिमी मानक यह है कि आज शादी लोग करता है, किसी मतभेद होता है तो 2-4 महीने बाद वो पुनः तलाक लेता है और पुनः दूसरी शादी करता है। पर हमारे यहाँ अभी भी एक दायित्व के रूप में शादी दाम्पत्य को देखा जाता है। तो यह इसका अनुसरण लगातार कई वर्षों तक रहता है और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का आधार विवाह पद्धति है। तो ये सब चीज़ें उभर कर जब सामने आती हैं तो आपसे यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ऐसे में कुछ चीज़ें बताई गई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी, एक विवाह जब पत्नी चाहती है, इसलिए एक विवाह में जब पत्नी चाहती तो शादी बरकरार रहे, तो ऐसे में पति की याचिका पर विवाह को भंग करने के लिए कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 142 क्या है, वो स्वतः रूप से अपने पूर्ववर्ती निर्णय या इससे संबंधित निर्णय जो आपको त्वरित न्याय दिलाए उसके लिए इसका उपयोग करता है। अनुच्छेद 142 पर बहुत बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं
आप लोग जो भी स्टूडेंट हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, और नए स्टूडेंट आप लोग वीडियो को प्रीवियस जो वीडियो है उसको एनालिसिस ज़रूर देखिए, ताकि चीज़ें हम लोग और भी कवरअप करते चलें। देखिए यहाँ इस मामले में हुआ तो क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट। कोर्ट ने कहा यह शादी सिर्फ 40 दिनों तक चली है और युवा जोड़े को अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह टिप्पणी के रूप में इनके द्वारा कहा गया है कि तत्काल रूप से तुरंत आप पश्चिमी सभ्यता के रूप में अपने आज शादी कल तलाक वाला कॉन्सेप्ट है पश्चिमी सभ्यताओं में, उसे अनुसरण नहीं कीजिए, भारतीय संदर्भ में इसका अनुसरण कीजिए। और देखिए साथ में अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विवाह के दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग हो रहे हों। पति का कहना था कि शादी बचाने की दोनों ही तरफ से किसी ने कोशिश नहीं की है। तो देखिए जब तक, और भारत में तलाक पद्धति यह है कोर्ट में कि उसे अवसर दिया जाता है लोगों को, दोनों दाम्पत्य लोगों को, कि आप एक कुछ समय तक साथ रहिए और मामले को सुलझाने का प्रयास कीजिए। मामला तब भी नहीं सुलझता है, तब अंतिम में जाकर आपको तलाक का परमिशन दिया जाता है, नहीं तो एक अवसर आपको दिया जाता है। तो वही यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर समझने वाली बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि महिला कनाडा से अपनी नौकरी छोड़कर उससे शादी करने आई थी, और शादी सिर्फ 40 दिन के एक दूसरे से समझ के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट है, आप लोग समझिएगा। न्यूज़ आप किस रूप से देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे केस स्टडी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे विवाह संस्कृति के संबंध में या GS 4 के पेपर में, एथिक्स के पेपर में प्रश्न पूछ दे किसी रूप से इस प्रकार में, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें तलाक हो या तो विवाह संबंध हो, भारतीय विरासत के संदर्भ में कुछ चीज़ें हो, तो आप इस पे केस स्टडी के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपका आंसर इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आज केवल हम लोग बात ही करने वाले हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसा है ना जिसको पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जितने न्यूज़ है लगभग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और कुछ ऐसे न्यूज़ है जिस पर हम लोग टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए एक डाटा आप लोग याद रखिए, 2024-25 से रोक देंगे थर्मल कोयला का आयात। जो जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। तो आप लोग PT फैक्ट के रूप में इसे देखिएगा। 24-25 तक देश में थर्मल कोयला का आयात रोक दिया जाएगा। और मीनकॉन 2022 में चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईंधन के पर्याप्त घरेलू संसाधन होने के बावजूद भी देश कोयले का आयात करना पड़ रहा है। तो घरेलू संसाधन क्या क्या है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर पहले भी हम लोग वीडियो कर चुके हैं स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ें आप लोग भी कीजिए ताकि हम लोग भी कुछ समय बच सके। जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जिस पर नया टॉपिक हो, जिस पर विस्तृत नोट्स चाहिए, तो हम लोग अवेलेबल ज़रूर कराऊंगा मैं। और जो चीज़ें पहले बताई जा चुकी है उसको दोबारा पढ़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता, आपको भी समय वेस्ट होगा। तो जितना समय मिलता है उसका यूज़ कीजिए और बेस्ट यूज़ कीजिए, ये भी आप मेरा मानना है। तो 2024-25 तक इसके आयात बंद कर दिए जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा, मंत्री जो है उनको कहना है कि सरकार उद्योग के अनुकूल पहल कर रही है। और एक समय था जब सत्ता में बैठे लोग सोचते उद्योग व्यापार उद्योगपतियों के बारे में बात करना गरीब विरोधी है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है प्रश्न आपको क्रिएट किया, और मैंने आपको बताया भी था कि भारत में विकास का प्रतिस्पर्धा गरीबी से ही लगाया जाता है। भारत को आज भी गरीब देश के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि हम विकसित राष्ट्र के संदर्भ में, विकसित देशों के संदर्भ में अपनी नीतियों को बदले नहीं और उस रूप से देखे नहीं। हम लोग उद्योग व्यापार या उद्योगपतियों को एक तरफा कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई है, नए नए कॉन्सेप्ट, और सभी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए एक न्यूज़ और है, यूपी स्टूडेंट, यूपी PCS वाले स्टूडेंट खासकर याद इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और देखिए UPSC इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछता है जब भी नया कोई टर्मिनोलॉजी यूज होता है या नई कोई जनजातीय या तो पिछड़े वर्ग या जाति के संदर्भ में कुछ चीज़ें उभर कर सामने आती है, तो प्रश्न उसके टर्मिनोलॉजी से पूछता है, उसके मेन पार्ट जो स्टैटिक्स पार्ट से उससे पूछ लेता है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। देखिए पहचान और अधिकार की तलाश में है। पसमानदा जाति जो है मुस्लिम वर्ग में एक है, उसमें आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ें उभर कर सामने आई है। देखिए भारत में मुस्लिमों के मुख्यतः 3 श्रेणियां में बांटा गया है, अशरफ, अजलफ और अर्जल। अशरफ यानी उच्च वर्ग,
अजलफ अर्थात पर पिछड़े मुस्लिम वर्ग, और दलित मुस्लिमों में अर्जल। तो ये 3 वर्गीकरण मुस्लिमों में भी है, जैसे ऊंच है, नीच, ऊंच है, मध्यम है और आपको दलित मुस्लिम है। तो 3 वर्ग यहाँ भी देखने को मिलता है। और देखिए सभी लगभग विश्व की जो धर्म है, संप्रदाय है या जनजातियाँ हैं, उसमें वर्गीकरण जरूर किया गया है। इसका मूल कारण यह नहीं है कि लोगों के आचरण के आधार पर या उसके रहन सहन के अभाव आधार पर इसका आकलन किया। इसके लिए यह होता है कि समाज में जो मानकीकरण करना है उसका आधार यह मूल रूप से होता है कि समाज का मानकीकरण किस रूप से किया जाए। तो देखिए इसके बहुत से पॉजिटिव और निगेटिव फैक्ट हो सकते हैं, इसके शोध के विषय हो सकते हैं कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो इसका आधार बिल्कुल यह भी नहीं लगाना चाहिए, इसके बिना कॉन्सेप्ट आपको समाज में लगे। देखिए होता है क्या, अगर व्यवहारिक पक्ष को हम देखते हैं तो समाज में वर्गों का होना उतना ही आवश्यक है जितना हवा पानी का। क्यों? मान लीजिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के कार्य कर रहे हैं, कुछ मध्यम वर्ग के कार्य हैं, उसे कौन करेगा? या तो निम्न दलित वर्ग के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कौन करेगा? सभी का कार्य विभाजन किया गया है समाज में, प्रकृति में। जैसे आप समझ सकते हैं, मैं इधर सिंपल सा लॉजिकल आप लोग चीज़ें समझाऊं तो समझ पाइएगा आप। मान लीजिए प्रकृति ने तत्व बनाया है, खनिज बनाया है और बहुत से ऐसे पार्ट्स है जिसको निर्माण किया है। तत्व का कुछ और ही कार्य है, खनिज का कुछ और ही कार्य है। दोनों ही प्रकृति में संतुलन बनाए रखेगा तो उससे आउटपुट जो निकलेगा प्रकृति निर्माण करेगा। इसका बिल्कुल यह अर्थ नहीं होता है कि तत्व ही सर्वथा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ बिल्कुल यह ही नहीं होता है कि खनिज ही सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है पार्ट है। जब तक दोनों परस्पर रूप से अंतर संबंध नहीं बनाए रखेगा प्रकृति का संचालन नहीं हो सकता। या तो इस प्रकार भी हम लोग समझ सकते हैं, हमारे शरीर में विटामिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वसा कार्बोहाइड्रेट सभी का ज़रूरत होता है। तो एक आपको मूल विटामिन का चर्चा आप हमेशा सुनते होंगे, एक गौण विटामिन का चर्चा हमेशा सुनते होंगे। तो इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि हमारे शरीर में मूल जो विटामिन का पार्ट है वो शरीर को मिलता रहे और जो गौण है उसकी हम पूर्ति करें ही नहीं। तो इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं कि केवल गौण विटामिन्स है उसे ही हम लोग प्राप्त करते रहे, प्रोटीन्स हम लोग प्राप्त करते रहे, विटामिन प्रोटीन्स दोनों जब तक शरीर में उसके समतुल्य मानक के आधार पर नहीं प्राप्त होता है तब तक शरीर हमारा सही रूप से काम नहीं करता है। तो यही आधार हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में कायम है, लागू किए गए हर एक धर्म संप्रदायों में। तो आप इसे इस संदर्भ में देखिएगा। देखिए बुद्धिजीवी वर्ग होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धिजीवी होना बहुत ज़रूरी है। अब बुद्धिजीवी का अंधाधुंध प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब इसे इस आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि जातिवाद हमेशा बुरा होता है। जातिवाद हमें संगठित करने का भी एक आधार बनाता है। तो इसे जब आप मेंस में पढ़िएगा तो जाति का क्या फ़ायदा है, जाति क्यों होनी चाहिए, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तरफी नज़रिया नहीं रखिएगा, उसके लिए बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब देखिए मुस्लिम समाज में अशरफ जो वर्ग है, अशरफ वर्ग को प्रभावशाली माना जाता है। अशरफ वर्ग में सैयद, मुग़ल, पठान आदि आते हैं। इनमें रंगड़ या मुस्लिम राजपूत और टागा त्यागी मुस्लिम भी शामिल है। ध्यान रखिएगा जो टर्मोलॉजी यूज किया प्रश्न ऐसे ही क्रिएट किया जाता है पीटी स्तर पर। और अजलफ और अर्जल वर्ग के लोगों को पासमानदा मुस्लिम कहा जाता है। ये दावा करते हैं कि भारत के कुल मुस्लिमों में उनकी संख्या 80% है। पासमानदा पार्सियन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य पीछे रह जाना है। इसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। पासमानदा समाज के कई परिवारों ने तो अपने काम के आधार पर ही जातिनामा चुना, जैसे बुनकर अंसारी हो गए हैं और कसाई कुरैशी हो गए। तो यह वर्गीकरण किया गया है, इस रूप से भी समझने की जरूरत है।
पासमानदा वर्ग मुस्लिम समाज में अपने अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं। वर्ग का कहना है कि मुस्लिम समाज में सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद भी पासमानदा को शीर्ष स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला है। तो यहाँ पर बात जब की जाती है ना हिंदुओं में महादलितों का शीर्ष प्रतिनिधि, वैसे ही यहाँ भी देखिए जो महादलित, इस रूप से समझिए जो महादलित यहाँ वहाँ पर दलित कहा जाता है, उनको भी शीर्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो अशरफ वर्ग का ही वर्चस्व है। तो यह बात यहाँ दावा किया जाता है। देश में 14वें लोकसभा चुनाव में चुने गए 400 मुस्लिमों में पसमानदा वर्ग के लोगों का संख्या मात्र 60 ही रही है। सोचिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और देखिए अधिकारों की लड़ाई के लिए वर्ष 1998 में अली अनवर ने पासमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की और आज अभियान जारी रखे हैं। और इसके देखिए महाज अब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, दिल्ली के पिछड़े और दलित मुस्लिमों के संगठनों का अगुवाई बना हुआ है। और यह धारा जो संविधान के 341 के अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति की पहचान दिलाना है। अभी भी मंत्रांतरित मुस्लिमों का यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, जबकि सिख और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए संशोधन किए गए थे। तो देखिए जो हाल ही में मांग उठ रहा है ना कि जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, उनमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण करना चाहिए, उनका पुनः वर्गीकरण। तो देखिए मांग ऐसे ही नहीं उठता है, कोर्ट में कोई वाद गया हुआ ऐसे ही नहीं पहुंचा। उसके लिए कुछ आधार है, उसकी प्रक्रिया है, पूर्व में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसके आधार पर ये आया है। तो देखिए ये हम लोग कुछ 2-3 दिन पहले ही मुस्लिमों में जो अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण करने की जो बात कही गई थी, उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, कोई जाति कैसे अनुसूचित जनजाति में शामिल होता, अनुच्छेद 341 का संदर्भ क्या है, सभी पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आप लोग उसे कवरअप कर लीजिएगा। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं, मुस्लिमों को ओबीसी दर्जा देने की कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। वर्ष 1980 में जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। तो इसमें मुस्लिमों के पिछड़े वर्ग को भी शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो ओबीसी संरक्षण है उसमें मुस्लिमों के जो पिछड़ा वर्ग है वो भी शामिल होता है। अभी 29 मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो कितनी जातियों को? 79 मुस्लिम उपजातियों को। यह सब आप लोग जानकारी में रखिए ताकि अधिकार आप लोग को पता हो और कैसे कार्य करना ये भी आप लोग को सजग करे। देखिए महाराष्ट्र में तत्कालीन सीएम जो शरद पवार जी थे, 7 दिसंबर 1994 में पिछड़े मुस्लिमों के लिए एक अहम घोषणा करते हैं। और इनके तहत जो हिंदू ओबीसी के तरह मुस्लिम ओबीसी को भी राज्य शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। उसी तरह यह सिलसिला 2014 में आगे बढ़ा, जब महाराष्ट्र में ही एनसीपी और कांग्रेस सरकार ने 50 मुस्लिम उपजातियों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 5% आरक्षण दिया, जो बाद में केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया, क्योंकि इसके कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था। तो ये चीज़ें आप लोग समझिएगा कि अब लगातार आपसे ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने की बात किया जा रहा है और साथ ही साथ इसकी पहचान की भी बात हो रही है। तो आने वाले कुछ समय तक ये चर्चा में रहेगा। तो इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर। तो देखिए आप कुछ मांगे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे अतिरिक्त ज़्यादा सच्चर समिति भी कर चुकी उल्लेख इन लोगों का, तो इसे भी आप लोग कवर कीजिएगा ताकि आगे इम्प्रूवमेंट के रूप में देखा जा सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए देश की युवा पीढ़ियों के दिमाग को दूषित कर रही एकता कपूर सुप्रीम कोर्ट का मानना है। ये क्यों कहा गया है इसे समझिए पहले, उस पर मैं कुछ इस पर टीका टिप्पणी करूंगा और मैं कुछ आपको अपना फेसबुक अकाउंट का कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। देखिए वेब सीरीज लाया गया है XXX सीजन 2। इसमें खराब कंटेंट के लिए कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। और देखिए मामला है बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत में पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत का वारंट जारी किया था। और कुमार ने 2020 में अपनी शिकायत में सीरीज XXX सीजन
2 में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर याचिका दायर की थी और ये काफ़ी चर्चा में रहा था सोशल मीडिया पर यह प्रकरण। तो आप लोग इसे देखिएगा। अब कुछ बातें यहाँ की गई है शीर्ष अदालत के द्वारा कि एकता कपूर के वकील जो मुकुल रोहतंगी है वो भी पीठ ने हिदायत दी है कि कहा है कि हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं तो हम आपकी सराहना नहीं कर सकते हैं, अर्थात आपका आधार किसी भी स्तर पर सराहनीय नहीं हो सकता। ऐसे मामलों को लेकर आते हैं तो जो मुकुल रोहतंगी है उनको भी फटकार कहीं न कहीं लगी है। हिदायत दी गई है कि आप वाद की गंभीरता को समझकर चीज़ों को कीजिए ताकि इसकी मर्यादा, अदालत की मर्यादा बनी रहे और इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसमें कुछ बातें की गई, जिनके पास आवाज़ है यह अदालत उन लोगों के लिए काम करती है, जिनके पास आवाज़ नहीं है, जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचे, अर्थात आम आदमी की चिंता के बारे में सोची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बातें बोली गई। अब देखिए मामला क्या था। ट्रिपल एक्स सीरीज में कुछ विवादित सीन था जिसके संदर्भ में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हुआ है। एक बिहार बोर्ड, जो बिहार परीक्षा समिति के जो एक सचिव हैं, मेरे दोस्त हैं, वो आपको कल फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं इसी संदर्भ में और वहाँ पर राय पूछते हैं। वो राय क्या है, वो बहुत ही जल्द हमारे टीम में जुड़ने वाले हैं, वो हमारे टीम में आकर काम करेंगे। उनसे बात चल रही है क्योंकि कार्य अवधि के दौरान समय व्यवस्था ज़्यादा रहता है तो वो नहीं आ पाते हैं। मैं उनको स्लाइड आपको शेयर करूँगा, वो आप सर्च कर सकते हैं उन्हें फेसबुक पर, या तो जिनका कंटेंट में होंगे वो जान सकते हैं। उन्होंने राय इस संदर्भ में पूछा था कि आपकी राय क्या है। लोगों से फेसबुक पूछा था तो मैंने वहाँ पर कुछ लिखा हूँ, उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ बोला है, उनको यह बात बोली है कि इस प्रकार के मामले जब भी आते हैं ना तो उसकी मानसिक नपुंसकता का आधार यहाँ देखा जा सकता है। कितनी वैचारिक नपुंसकता इनमें झलकती है कि किसी सेना के मामले में किसी सीन को कितने हम कमर्शियल बनाते हुए उससे आय प्राप्त करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। और जो एक युवा वर्ग में या लोगों में इस प्रकार से सेना की छवि जाएगी तो इस प्रकार के कार्य जब होता है तो इसका मतलब यही होता है कि वैचारिक नपुंसकता आई हुई है। किसी भी सीन को, दृश्य को उसके तथ्यों की जांच किए बिना अगर प्रसारित कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि वह कमर्शियल ही चीज़ें उभर कर सामने आती है। साथ ही मैंने वहाँ यह भी बहुत बात बोला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं अधिक आज़ाद हो गई है। मैं एक टर्मोलॉजी दिया हूँ, उसे आप लोग याद रखिएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं अधिक आज़ादी हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर इस पर कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लगातार सोशल मीडिया, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर लगातार ऐसे कंटेंट अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में देखने को मिल रहा है जो दूसरे के भावनाओं को आहत करता है या दूसरे की सांस्कृतिक विरासत या तो रीति रिवाज है उसके संदर्भ में उसका हनन करता है। यहाँ हेट स्पीच का भी मामला बनता है। तो सभी पर हमने चर्चा पहले किया, मैं आपको वो स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सके, इसके संदर्भ को समझ सके। और आप एक एस्पिरेंट है, इसके मार्मिक संदर्भ को आपको समझना होगा, इसके पीछे का मकसद क्या है। ऐसा नहीं है कि इनको एकता कपूर या उनकी टीम को नहीं पता ये सीन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल पैदा करेगी, तो क्या यह सीन को काटा नहीं जा सकता था, पर जानबूझकर यह रखा जाता है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में ही देखिएगा, हाल ही में जितने भी विलन बॉलीवुड में बनाए जाते हैं या बन रहे हैं उसमें तिलकधारी रहते हैं। तिलकधारी आपको मिल जाएंगे। वो जितने भी आपके हाल फिलहाल के या पहले के भी आपको वीडियो आपको देखिएगा, स्क्रीनशॉट उसका देखिएगा, तो जितने भी विलन हैं या इस प्रकार के आचरण करते हैं उसको तिलकधारी, जनेऊधारी या तो इस प्रकार के हिंदू रीति रिवाज का प्रचलन करने वाले लोगों के संदर्भ में दिखाया जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि हमारा इनका
हमारा कहना यह है कि यह इस वर्ग के लोग इस प्रकार की गतिविधि नहीं करते। इसका मतलब यह हो सकता है कि क्या आप सॉफ्ट टारगेट करना चाहते हैं हमारे वैचारिक मान्यताओं के संदर्भ में। अगर कोई कुरीति है समाज में, उसको सुधार कीजिए, उसको ना बार बार मॉडरेट करके नए नए तरीके से उसके सामने प्रोड्यूस नहीं करना। इससे होता है कि छवि धूमिल होता है, छवि ऐसे, और आपको देखेंगे जो छवि बन जाती है किसी किन्हीं लोगों के प्रति, तो उसे उसके मन मस्तिष्क से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे, आतंकवाद या आतंकवादी। जो भी आतंकवाद की घटना लगभग करता है या आतंकवादी, उसमें मुस्लिम वर्ग के ही लोग के नाम सामने आते हैं। तो क्या संपूर्ण मुस्लिम समाज आतंकवादी है या आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में कार्य करता है? तो बिल्कुल ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रेन वॉश करके इस काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि उनमें जिहाद कॉन्सेप्ट को भ्रमित रूप से लाया गया है, या जिहाद कॉन्सेप्ट को नए मॉडरेट इस रूप से लाया कि हम राष्ट्र संस्था के विरुद्ध जाके काम करें। जिहाद का बिल्कुल यह मतलब आतंक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जिहाद का एक मार्मिक और एक सौम्य रूप यह भी है कि हम स्वयं के बुराइयों से लड़ें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को नहीं बताया जाता, बल्कि इसके आतंकी स्वरूप को रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। वो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जितने भी आतंकी संगठन हैं उनके द्वारा यही ब्रेन वॉश किया जाता है। सीरिया में ऐसा मामला देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यही आधार है। तो आप सोचिए कि इस प्रकार के मन मस्तिष्क पर अगर लगातार अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो आज का जनरेशन जो भी जन्म ले रहा है, आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद उसका आकलन किस रूप से करेगा? आकलन इसी रूप से करेगा कि क्या जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम के लोग हैं, आतंकी घटनाओं का अंजाम देते। तो यह बिल्कुल भी नहीं। इसके कुछ लोग जो है जिन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, वो आतंकी घटनाओं को अंजाम जरूर देते हैं, पर इसके अधिकतर लोग कहीं न कहीं भारतीय समरसता को या तो भारतीय विरासत की साझा संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल देते हैं, पर उसका कोई भी बात नहीं करता है। इनका जरूर बात करता है। इसके पीछे का ये है कि मन मस्तिष्क पर ऐसी छवि बन गई है। तो इस प्रकार की घटनाओं में देखिए क्या होगा कि वर्तमान में इसका असर नहीं दिखेगा, यह भविष्य उन्मुखी परिणाम लेकर आएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि उस कमेंट में कि आज़ादी अधिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं अधिक आज़ाद हो गई है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कुछ कदम उठाना चाहिए, और इसके परिणाम वर्तमान में कदाचित नहीं दिखेंगे, इसके भविष्य में इसके परिणाम दिखेंगे। अब मान लीजिए इस वेब सीरीज़ के बारे में कोई अभी 10 साल का 15 साल का बच्चा किसी रूप से देख लेता है, 18 साल का बच्चा या बच्ची देख लेती है, तो उसके मन में क्या छवि सेना के प्रति होगी? छवि वैसे ही होगी जैसे उसे प्रस्तुत किया गया है। तो यह समझना है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर चोट होता है। तो इस प्रकार के आकलन आप लोग को स्वयं करना चाहिए, इस प्रकार के आकलन स्वयं में विकसित करना चाहिए। देखिए, एक भारत विरोधी बौद्धिक आक्रमण है। देखिए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसी के संदर्भ में प्रकाश सिंह जो है आपको यह देखिए, पहले इनके बारे में आप जान लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही नहीं है कि इनके बारे में ऐसे ही इनका लेख आ गया होगा। ये पुलिस महानिदेशक रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनके विचार आप पहले जानिए। हाल ही में देखिए एक टर्मोलॉजी यूज की जा रही है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बात करूंगा। पहले उस टर्मोलॉजी को मैं यहाँ से देखिए, क्रिटिकल रेस थ्योरी एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्रिटिकल रेस थ्योरी। उसी के संदर्भ में ये बातें इनके द्वारा की गई है कि आपको भारत विरोधी बौद्धिक आक्रमण किया जा रहा है, वो कैसे किया रहा है। मैं इस पर लगातार आप लोगों को बातें चर्चा करता हूँ कि हमारा बौद्धिक क्षमता का आक्रमण किस रूप से कई कालांतर वर्षों से किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति पर दबाव दिया जा रहा है, भारतीय यहाँ के लोग भी और बाहरी लोगों के द्वारा भी। तो कैसे, तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए, पहले उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमणकारी आते थे, जैसे भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा का है वहाँ से आक्रमण आते थे, समुद्री मार्ग से आए और कालांतर में ही अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया। चलिए यहाँ तक। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में हम
उत्तरी सीमा को सुरक्षित समझते थे, किंतु चीन ने भी उसे पार करके 1962 पर हमला कर दिया। ऐसे हमलों में इतर वर्तमान में भारत एक ऐसे आक्रमण हो रहा है जिसने न केवल अधिकांश जनता बल्कि हमारे शासक भी अभिज्ञ है। देखिए, प्रत्यक्ष आक्रमण हमें दिखता है कि हम पर कौन आक्रमण किया है, किधर से किया है, कैसे किया है, सभी आक्रमण प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर बौद्धिक आक्रमण जो किया जा रहा है ना, वो किसी को नहीं दिख रहा है, न जनता को दिखता है, न दिख रहा है, न हमारे शासन प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या है, इसे समझिए कि जिसका लक्ष्य भारत की सभ्यता और संस्कृति पर ऐसे प्रहार करना है कि यह मूल रूप से नष्ट हो जाए। इनका मानना भी, और ऐसा मैं भी मानता हूँ, कि पश्चिमी सभ्यताओं में जो विकसित विचारधाराएं हैं वो कहीं न कहीं भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर इस प्रकार के मानसिकता को डेवलप कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रहार करते हुए उसके मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पर जो अमेरिका की विख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड के कुछ विद्वानों ने एक नया दर्शन या प्रतिपादन किया या एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जिसे क्रिटिकल रेस थ्योरी नाम दिया गया या CRT नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, नाम दिया। इसके अनुसार क्या है, वर्तमान व्यवस्था दूषित हो चुकी है और समाज में जो भी अन्याय शोषण है वह इसी कारण हो रहा है। इनका मानना है वर्तमान जो भी व्यवस्थाएं दूषित हो चुकी है और समाज में जो अन्याय शोषण हो रहा है उसका कारण यही है। भारत को नष्ट कर देना चाहिए, इनका विचारधारा है। देखिए, इनकी विचारधारा कितनी दूषित या प्रभावित है या एक तरफी है, ये समझिए। हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि यह जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो अभी मैंने मुस्लिमों के जाति की बात की, उपवर्गीय जाति की बात की, तो क्या इनके थ्योरी से मुस्लिम जातियों को भी समाप्त कर देना चाहिए? ईसाइयों में उपजाति है तो उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। पारसियों में भी जाति है, उपजातियाँ, तो इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। तो फिर ये मुझे बताइए, तो समाज का निर्माण कैसे करेंगे लोग? ऐसा नहीं कि अमेरिका में उपजातियाँ नहीं हैं तो उनकी उपजातियाँ सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी इनके थ्योरी के अनुसार। इसके बाद देखिए, जिनमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, तो इनके थ्योरी के अनुसार इनमें हमारी पारिवारिक व्यवस्था का भी सवाल उठा है। तो एक कॉन्सेप्ट सुने ना, चोर कोतवाल को डांटता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही वाला कॉन्सेप्ट है। अमेरिकी जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी, इतनी कुपोषित हो चुकी है वैचारिक रूप से, जो हमारे विरासत, सनातन विरासत को, हमारे भारतीय संस्कृति को प्रश्न चिन्ह कर रहा है कि नहीं, यह जाति आधारित है, यह शोषणकारी है, हमारे पारिवारिक व्यवस्था कमज़ोर है। आज भी हम विवाह को एक जीवन मरण का 7 जन्मों का संबंध समझते हैं, उसका दायित्व समझते हैं। और यहाँ पर आज ब्याह करो कल तलाक करो वाला कॉन्सेप्ट है, जो यह हमें सिखाएगा कि हमारे सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था क्या है। तो देखिए, थ्योरोलॉजी जो है उसे थेथोलॉजी में बदलना कितना बेहतर ये लोग समझते हैं। आप ही लोग समझिएगा, मैं आकलन करूँगा इसके संदर्भ में। यह व्यवस्था पुरुष प्रधान है, हिंदू धर्म के संदर्भ में बातें की जा रही है, जिस कारण महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ गार्गी संहिता किस संदर्भ में आया है, थोड़ा सा ये विचार करके बताइएगा। आप लोग समझिएगा किस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है कि हमारे यहाँ महिलाएं उत्पीड़न कारण बहुत से हैं। एक कारण मात्र यह नहीं है कि हिंदू धर्म या हमारा इस प्रकार से धर्म है जो उत्पीड़न का कारक होता है। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों में या अन्य धर्मावलंबियों में, अन्य पंथों में महिला उत्पीड़न नहीं होता है, सभी जगह होता है। हाल ही में गोरे और ब्लैक का उत्पीड़न वहाँ देखने को मिला है। अरब कंट्री में मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर पुरुष वर्गों ने महिलाओं के पेट पर वार कर रहा था, कुछ अधिकार मांग कर रहे थे। तो क्या वहाँ उत्पीड़न महिलाओं का नहीं हो रहा है? सऊदी अरब अभी किस रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो क्या उस प्रकार के वैचारिक मतों में विभेद नहीं है? तो विभेद सभी जगह है। हिंदू धर्म के धर्मगुरु बेकार इनके द्वारा कहा जाए, उन्हें अपदस्थ किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसके विरुद्ध समय समय पर शिकायतें मिलती है। तो क्या यह बताएं कि जो चर्च में जो पोप हैं, क्या वो कभी इस प्रकार के दुराभास से प्रभावित नहीं हुए, इस प्रकार के उनके आरोप नहीं लगे हैं? बहुत से ऐसे आरोप देखने को मिला है, इस प्रकार के आरोप सामने आए हैं, वीडियो आया है, उसके लेख तक छपे हैं। और क्या न्यूटन और उससे पहले प्लूटो, उसके पास सुकरात का जो इतिहास है,
क्या किसी से छिपा हुआ है? उसके धर्म गुरुओं के द्वारा किस रूप से उन्हें परेशान किया गया था, यहाँ तक कि उन्हें जहर का प्याला तक पीना मंजूर था अपने ज्ञान के संदर्भ में। ज्ञान उनका जो वैचारिक मत था उसको जीवंत रखने के लिए प्याला भी पी गए थे। तो क्या धर्म गुरुओं का पहचान अपने आकलन कर सकते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, संस्कृत भाषा का त्याग देना चाहिए, इनके बारे में बात बोली जा रही है। थ्योरी इनके द्वारा दिया जा रहा है, संस्कृत भाषा को त्याग देना चाहिए क्योंकि यह मर चुकी है। अभी 20 लाख, कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि 20 लाख का शब्दकोश बनाया जा रहा है। अब जो अंग्रेजी शब्दकोश है वो कितना है आप लोग समझ ही सकते हैं। और यह शब्दकोश जब निर्माण हो जाएगा ना, तो भारतीय संस्कृत भाषा क्या है उसकी विरासत आप लोग समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं इस तरह देता हूँ, विश्व की कोई ऐसी भाषा है जो संस्कृत से विशुद्ध नहीं है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी कहीं न कहीं मानी जाती है, क्योंकि देखिए अंग्रेजी में बहुत से शब्द को लोप कर दिया, जैसे नाव जब हम लिखते हैं KNOW, जहाँ लोप हो जाता है। संस्कृत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें किसी शब्द का लोप होता हो। इसी तरह आपको बहुत से साइकोलॉजी में PS से शुरू होता है, पर हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते PS गौण हो जाता है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा कहीं ना कहीं गौण त्रुटिपूर्ण है, और हमारी भाषाओं के संदर्भ में ये बात बोल रहे हैं कि वह मर चुकी है, त्रुटिपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला। अब हिंदी त्योहारों के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं है, यह बात इनके द्वारा की गई है। तो जितना हिंदू सनातन धर्म के त्योहारों का प्राकृतिक मूलक मान्यताएं हैं ना, वो किसी अन्य धर्म संप्रदाय के संदर्भ में नहीं है। भले उसमें भी ये चीज़ है कि वो लोग प्रकृति मूलक के रूप में देखने को मिलता है, पर जितना प्रकृति मूलक हिंदू सनातन धर्म का त्यौहार है, पर्व त्यौहार, उतना किसी भी अन्य धर्मों का नहीं है। जैसे आप मानिएगा, यहाँ पर जब हम लोग नवरात्रा करते हैं ना, तो वहाँ पर लहसुन प्याज तक वर्जित होता है। जैन धर्म शाम के बाद है ना, शाम के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति उस प्रकार से कार्य नहीं करती है। उसका मूल मकसद यह रहता है, जो भी अन्न ग्रहण करेंगे जैन धर्म लंबी, वो शाम होने से पहले ही कर लेंगे। पूरी रात वो शाम बेला के बाद से वो अन्न का त्याग किए रहते, अन्न नहीं ग्रहण करते। तो सोच के देखिए प्रकृति मूलक क्या है। प्रकृति मूलक यह बात है कि जिसमें प्रकृति के सभी जीव जंतुओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो हमारे त्यौहार भी इस रूप से देखने को मिलता है। वेदों के बारे में ये बोलते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वही हिंदू धर्म की कमजोरी, अन्याय और शोषण का आधार है। तो यहाँ पर वेदों के संदर्भ में मैं एक बात बोलूँगा यहाँ, जब हम वेद में दूरी, सशस्त्र दूरी का आकलन कर रहे थे, उस समय पश्चिमी सभ्यता कपड़ा पहनना सीख रही थी। मैं जो बात बोल रहा हूँ चीज़ समझिएगा, कपड़ा कैसे पहना जाता है, सभ्य कैसे बना जाता है, उस कॉन्सेप्ट पर कहीं बढ़ रही। तो हम इसमें ग्रहों के बीच की दूरी, नक्षत्रों के बीच के संबंध, हमारे पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य और जो संबंध है, सभी चीज़ों पर हम लोग विस्तृत जानकारी वेद में दे चुके थे। तो वो आज हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि हमारा अन्याय और शोषण आधार रहा है इसके संदर्भ, इसलिए इनका पठन पाठन बंद कर देना चाहिए। अब संक्षेप में समझिए, कहे तो इस सिद्धांत का सार यही है कि हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति का विनाश समाज के हित में है, और बुद्धिजीवों को इसी दिशा में काम करना चाहिए। दुष्प्रचार ऐसा प्रहार किए कई वर्षों से जारी है। इसका प्रतिकार करने के लिए हमें राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन के कृतज्ञ होना पड़ेगा, जिसमें अपनी पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ पहले भी बताया था, 2-4-10 दिन पहले शायद हो गया है। किसी भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं। अब अम्बेडकरवादी सारे विरोधी मत हो जाइएगा, मैं जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, मैं कितनी बार आप लोग को बोला, जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए तो यहाँ पर न्यूट्रल रहिए। मैं सभी के मेरिट को भी बताता हूँ और सभी के डीमेरिट को भी बताता हूँ।
तो आप लोग इस आधार को समझिएगा। एक व्यक्ति हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, और वो अभी कमर्शियल टैक्स में काम कर रहे हैं बिहार में। उन्होंने हाल ही में हिंदू धर्म के संदर्भ में कुछ चीज़ें लिखा था, मैंने उस पर प्रतिक्रिया दिया और उनसे एक सवाल पूछा था कि स्वर्ण में नटराज की मूर्ति क्या कर रही है, उसका कुछ तथ्य हमें बताइए। आप या हम, स्वर्ण जो सबसे बड़ी फिजिक्स की लाइब्रेरी है विश्व की, जिसने गॉड पार्टिकल का खोज हुआ था, गॉड पार्टिकल, उसका जो एक्सपेरिमेंट किया है स्वर्ण ने ही किया है। तो स्वर्ण के जो मुख्यालय है उसमें नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति क्या करे, इस तथ्य को समझाइए। तो देखिए, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं ना, वो एक तरफा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते, उसके संपूर्ण ज्ञान जो होता उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते। जब मैंने उनसे सवाल किया ये ना, उनका जवाब अभी तक नहीं आया, ये 15 से 20 दिन हो गया है। पर इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू जो रीति रिवाज है, जो दुर्गा पूजा हो रहे थे, नवरात्रा हो रहे थे, उसके संबंध में सवाल किए थे और कोरोना के बीच संबंध को बताया था। हाँ, एक पक्षीय यह हो सकता है, कुछ लोग बहुत अंधभक्त में काम करते हैं, अंधभक्त पर जाकर, अंधभक्त के स्तर पर जाकर काम करते हैं, पर उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, वो इस स्तर पर जाकर काम करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाई जाए। तो मैं ये 15 से 20 दिन हुआ, अभी तक उनका सवाल उस कमेंट पर नहीं आया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ, किसी पर दोषारोपण करना आसान है, पर दोषारोपण के बाद जो सवाल उभरेंगे ना, उसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। अब मैं इनसे इतना सवाल यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ हजारों सवाल कर सकता हूँ जिनकी इस वैज्ञानिकता सोच पर उनको प्रश्न नहीं होगा। अगर मैं सिंपल लॉजिकल वे में बात करूँ कि हाल ही में आपको अमेरिका में किसी सैनिक के द्वारा एक काले व्यक्ति की हत्या कर मार दिया गया था, तो क्या अमेरिकी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए? तो वहाँ पर वो तथ्यात्मक रूप से अपने विचारों को रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक अमेरिका में महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है और हम लोग को महिला सशक्तिकरण का पाठ वो पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ महिला सशक्तिकरण इतना सशक्त नहीं होंगे, महिलाएं उम्मीदवार इतनी सशक्त नहीं होगी जो महिला राष्ट्रपति क्रिएट कर सके, ऐसा तो होगा ही नहीं। पर अभी तक महिला राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं चुनी गई, जो इतनी बड़ी लोकतंत्र अपने आप को बोलता है, सबसे पौराणिक लोकतंत्र के रूप में स्वयं को स्थापित किए हुए जो लिखित संविधान है। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जो इन पर किया जा सकता है, और यह किसी भी आधार पर भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द भी नहीं आते हैं। मैं तो बोला ना अभी आप लोगों को, जब हम नक्षत्रों का सही आकलन कर रहे थे, सूर्य की दूरी का सही आकलन कर रहे थे, सूर्य के परिक्रमण, सूर्य के वास्तविक निर्माण का हम बात कर रहे थे, उस समय ये लोग कपड़े पहनना सीख रहे थे। तो वो हमें सिखाएंगे हमारे सांस्कृतिक विरासत क्या है। इसके संदर्भ में मैंने आपको न्यूटन का जो सापेक्षता सिद्धांत, उस थ्योरी को समझिएगा। उस थ्योरी में कहीं ना कहीं वेद के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आया, और न्यूटन ने अपने वैचारिक मत में ये बात भी, आइंस्टीन ने अपने वैचारिक मत में बात की है। हाल ही में जो हॉकिंग्स है, उन्होंने भी अपने वैचारिक मतों में भारतीय वेदों की प्रासंगिकता को अनुसरण किया है। और ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा, इसके लेख छपे हैं, उनके द्वारा अपने बुक्स में, सेल्फ बुक्स जो लिखा जाता है उनमें भी बात बोली गई है। हाल ही में एक बंगाल के लेखक हैं, बंगाल के वैज्ञानिक हैं, उनके थ्योरी को इनके थ्योरी का उपयोग किया गया। न्यूटन और आइंस्टाइन के अपने थ्योरी में बंगाल के एक वैज्ञानिक, उनके थ्योरी को, और उन्होंने वेद से इसे प्रोत्साहित किया। अब ऐसे ही मान लिया जाए तो बहुत से ऐसे विवाद हैं जो उभार कर सामने लाएगा। तो यहाँ पर बात यह है ना, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको आज स्पष्ट कर देगा यह लेख। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने विरासत को समझने का यह लेख, कि और यह जानिए, जिस व्यक्ति विशेष ने अपने विरासत को लेकर सजग नहीं रहा ना, उसका विकास, सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता है। आप में बहुत से प्रश्न होंगे, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी अपने विचारधारा को रख सकते हैं। आप विरासत को मानिए या नहीं मानिए,
पर आपका आधार यही है कि अपने वैश्विक विरासत आपको दिया हुआ है उसे संजोए, उस पर कोई भी आक्षेप लगाए तो उसके प्रतिवाद करने या संवाद करने का स्तर पर हो। तो इस लेख को आप लोग पढ़िएगा, आज बहुत सी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं केवल एग्ज़ाम ही करेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, आप एक सहज और सतर्क इंसान बन जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपका अचीवमेंट है। यह एकमात्र कारक हो सकता है, एकमात्र कारक बन नहीं सकता है। एग्ज़ाम क्लियर करना, यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम एक कारक हो सकता है, एक मात्र कारक का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये आप लोग जानिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ऐसे ही एक लेख यहाँ पर है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है, आवश्यकता अनुरूप हो कौशल विकास। तो इस पर मैंने चर्चा किया है पहले भी, तो आप लोग इस संवाद को आज पढ़ लीजिए, संपादकीय को पढ़िएगा कि इसमें बातें की गई। 13वीं जो फिक जो स्किल्स समिट केंद्रीय कौशल विकास उद्यम मंत्री ने देश की बड़ी जनसंख्या लाभ उठाने के भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है, उसी के संदर्भ में यह लेख है। तो जो पीएम कौशल योजना है उसके संदर्भ में बातें की गई है, तो आप लोग इस लेख को देख लीजिएगा, इस पर पहले भी मैंने चर्चा किया है। उम्मीद करता हूँ आज का जो भी न्यूज एनालिसिस है आप लोग को समझ में आया होगा। जो मैंने सवाल किए हैं उसे आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, और मैं एक स्लाइड आपको जो भी बताया हूँ वो स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि आप उससे प्रश्न क्रिएट कर सके। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं नए एक वीडियो एनालिसिस के साथ और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।